अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मोहम्मद कामरान और आज मैं आप लोगों के साथ मेरे इंटरव्यूज़ के रियल एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगा और आप लोगों को इंटरव्यू के कुछ टिप्स भी बताऊंगा और वहाँ का जो सिचुएशन होता है और जिसे हम फील करते हैं वो सब कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। साथ साथ मैं आप लोगों के साथ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो रिपीट होते हैं इंटरव्यूज़ में, सोशोलॉजी इंटरव्यूज़ में वो भी आप लोगों को बताऊंगा। असल में ये वीडियो जो है वो थोड़ी सी इनफॉर्मल होने वाली है। असल में होता ये है कि मेरे साथ जो होता है, मैं जब इंटरव्यू रूम में जाता हूँ तो मेरे ऊपर काफ़ी प्रेशर होता है। दैट्स अ कॉमन फॉर एवरीवन, हर किसी के लिए कॉमन है, हर बंदे पे प्रेशर होता है। उसके साथ जो है हार्ट बीट और कुछ इस तरह के सिम्टम्स जो हैं वो आ जाते हैं। थोड़ा बंदा लेजीनेस फील करता है, डिजीनेस फील करता है, ये सारी चीज़ें फील करता है। लेकिन मैंने खुद अपने आप की जो है वो काउंसलिंग की है और इसके बारे में भी बताऊंगा कि काउंसलिंग कैसे करते हैं लोग, कैसे करनी चाहिए। लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत बताता हूँ अपने इंटरव्यूज़ के बारे में कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या होता है वहाँ पे। आई मीन के जो इन्वायरमेंट होता है इंटरव्यू का। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक इंटरव्यू के बारे में बताता हूँ कि वंस जब मैं इंटरव्यू के रूम में गया, मैंने सबसे पहले नॉक किया। तो फिर उसके बाद जो है मैंने सबको सलाम किया, जो स्टाफ बैठा हुआ था, इंटरव्यूवर्स जितने भी थे उनको सामने बैठा। तो मुझे बोलते हैं कि मोहम्मद कामरान यूसुफजई। मैंने कहा जी हाँ। तो कहते हैं कि यार यूसुफजई का ओरिजिन, इसके बारे में कुछ समझाओ। यूसुफजई कौन है, कहाँ से आए हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें उसने मुझे पूछी। मैं इसको थोड़ा सा फिर क्योंकि मुझे पसंद है हिस्ट्री पढ़ना, स्पेशली जो है वो अपने बारे में, अपनी जो मेरी आइडेंटिटी है उसको तलाश करना। और ये सारी चीज़ें जो हैं वो मैं इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। तो मुझे पता था कि यूसुफजई कौन है, कहाँ से आए हैं। तो वो सारी हिस्ट्री जो है वो मैंने बता दी। थोड़ा 10 मिनट तक मैं उस पर जो है बताता रहा, या 5 मिनट तक, मुझे कंफर्म याद नहीं है, लेकिन इतना याद है कि मैंने बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन उनको दी है। फिर आगे से मुझे बताता है कि यार आप फिंगर टिप्स पे, जो फिंगर टिप्स होते हैं, आप उस पे मुझे मैक्स वेबर की जो आइडियल टाइप्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी है वो आप मुझे बताएं फिंगर टिप्स में। तो ये थोड़ा मुश्किल होता है कभी कभी, इस इन चीज़ों से बंदे पे बहुत काफ़ी प्रेशर आ जाता है। लेकिन ये सारी चीज़ें जो है वो पढ़ी हुई है, हमने सब ने पढ़ी हुई है। ज़ाहिरी बात है, जब बीएस बंदा करता है या एमएस करता है तो ये सारी चीज़ें इंसान को पता होती हैं। लेकिन माहौल वहाँ का ऐसा होता है कि बंदे से सारी चीज़ें भूल जाती हैं ना। वो एक तरीके से जो रिस्पेक्टेड इंटरव्यूअर होता है वो क्वेश्चन करता है और मतलब एकदम से इंसान पे प्रेशर आ जाता है कि वो मुझसे पूछ रहा है कि आप ब्यूरोक्रेसी के आइडियल टाइप बता दो, और वो भी फिंगर टिप्स पे, ऐसे करके। अब सबसे पहले तो मेरे ऊपर प्रेशर था, एज यू नो इट्स कॉमन। तो मैंने जो है वो शुरू हो गया मैं, हाँ एकदम से पता नहीं चल रहा था कि मैं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन मैं फिंगर टिप से वो सारी चीज़ें बता रहा था। आई नो कि मुझे पता है सारी चीज़ें, ये चीज़ें मैंने पढ़ी हुई है, काफ़ी दफ़ा मैंने पढ़ी हुई है, काफ़ी रिविजन्स भी मैंने की है। लेकिन वहाँ जो इन्वायरमेंट है वो काफ़ी बंदे को प्रेशर में डालता है। तो मैंने एक दफ़ा तो बता दी वो सारी, कुछ आगे पीछे या कुछ उसमें कुछ चीज़ें जो है वो इंक्लूड भी नहीं थी वो भी बता दी। फिर आगे से मैं रिलैक्स हो गया, ठीक है। तो वो दूसरे जो इंटरव्यूअर हैं उससे पूछते हैं कि ये सही बता रहा है कि गलत बता रहा है। तो वो कहता है कि ये कुछ चीज़ें छोड़ रहा है, कुछ पॉइंट्स इसमें से छोड़ रहा है। तो मैं फिर उसको रिपीट करता हूँ। तो फिर मैंने उसको रिपीट किया, बिल्कुल आराम से रिलैक्स बैठ गया।
तो फिर वो मैंने उसको रिपीट किया। एक तो इंसान इंटरव्यू में जब एक पोजीशन में बैठता है बस ऐसे ही, तो उस टाइम भी इंसान जो है वो अंडर प्रेशर होता है। तो इस प्रेशर को हटाने के लिए अपने पोजीशंस जो है वो बार बार चेंज करता हूँ, क्योंकि मुझे लगे कि मैं यहाँ जो मेरे सामने लोग बैठे हुए हैं ये जाने पहचाने लोग हैं। तो इस वजह से मैं अपने पोजीशंस जो है वो बार बार चेंज करता हूँ कि मैं थोड़ा सा एक इनफॉर्मल जो इन्वायरमेंट है तो उसमें मतलब मैं अपने आप को फील करूँ। तो इस वजह से मैं जो है वो अपने पोजीशंस एक बात जो है वो मैं चेंज करता है। फिर साइड पे एक इंटरव्यूअर बैठा हुआ मुझे पूछता है कि काउंटर और सब कल्चर में क्या फ़र्क है। आई मीन कि काउंटर कल्चर क्या होता है और सब कल्चर क्या होता है। तो वो चीज़ें भी मैंने बता दी, और इसके साथ जो है वो फिर आगे ये हुआ कि सोशोलॉजी के अलावा आपको किस सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, मतलब किस फील्ड में आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो मैंने एकदम से बोला कि लिटरेचर। लिटरेचर तो मेरा अपना ज़ाती जो इंटरेस्ट है वो मेरा जो नेटिव लैंग्वेज है उसके लिटरेचर में मैं इंटरेस्टेड हूँ। डायरेक्टली मेरा जहन जो है वो डायरेक्ट इंग्लिश लिटरेचर की तरफ गया, तो मैंने उसको इंग्लिश लिटरेचर का बताया। आई मीन के जहन इतना मेरा वो नहीं था, काफ़ी वो क्या कहते हैं कि कंफ्यूज्ड था, क्योंकि वो मेरी जो स्टार्टिंग इंटरव्यूज़ थी वो काफ़ी मतलब टफ़ रही है, इस वजह से कि मेरे ऊपर जो है मतलब प्रेशर, अंडर प्रेशर होता हूँ, ये सारी चीज़ें। तो वो मैंने उसको बोल दिया कि इंग्लिश लिटरेचर, हालांकि मैंने तो बताना था नेटिव जो मेरा लैंग्वेज है उसका लिटरेचर, बट मैंने उसको नहीं बोला, मैंने उसको बोला इंग्लिश लिटरेचर। सो मुझे नेटिव मेरा लैंग्वेज जो है तो उसके लिटरेचर के बारे में काफ़ी मुझे पता है। लेकिन उस टाइम सिचुएशन इस तरह थी कि मेरे पास जो ये इंग्लिश वोकेबलरी जो है, इंग्लिश वर्ड जो है, कॉन्सेप्ट जो भी है, वो मेरे जहन में ऐसे हाईलाइटेड था। तो मैंने उसको बोला इंग्लिश लिटरेचर। कॉमनली हर बंदे को जो है वो, ज़्यादातर लोगों को ये जहन में इंग्लिश बहुत आता है, इंटरव्यू में यार इंग्लिश बोलो, इंग्लिश में कम्युनिकेशन करो और ये सारी चीज़ें। तो इस लिहाज से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि मेरे जहन में इंग्लिश था। तो मैंने उसको बोला इंग्लिश लिटरेचर, तो उसने मुझे बोला कि आपको कौन सा राइटर, ऑथर जो भी है वो पसंद है। तो मैंने उसको बोला कि वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो। अब मुझे ये गालिबन 10th ग्रेड से या फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर उसमें कुछ मैंने उसको पढ़ा था, पढ़ा नहीं था, बस एक पोएम उसके बारे में मुझे पता था। उसने मुझे बोला कि उसकी कुछ बता दो आप, पोएम वगैरह कुछ उसने लिखा हो, नॉवेल लिखा हो कुछ। मैंने उसको बोला कि उन्होंने एक पोएम लिखा था, मुझे बहुत पसंद था, द लवलीएस्ट ऑफ ट्रीज। और वो क्यों पसंद था वो भी मैंने बता दिया कि उसमें जो है वो लाइफ के बारे में बताते हैं कि लाइफ के जो फर्स्ट डेज होते हैं वो कैसे होते हैं, फिर लास्ट में क्या होता है, वो सारी चीज़ें। फिर उसको फिर ये चीज़ें हैं ना वो, फिर ये एक लंबा जो है वो डिबेट बन जाता है, लंबी डिस्कशन है। लेकिन उसमें यही शॉर्टकट यही है कि इसमें कुछ बातें बताई गई हैं कि यार लाइफ के बारे में, कि मेरे जो फर्स्ट 50 ईयर्स हैं वो कुछ इस तरह से गुजरे हैं, और जो फिर मेरे इतनी बहारें रहती हैं लाइफ में। तो वो इस तरह का एक पॉइंट था। फिर इसके बाद जो है वो कुछ चीज़ें मुझे पूछता है, जैसे ड्रामाटर्जी। ड्रामाटर्जी किसकी थियरी है, किसने लिखी है, और क्या क्या है इसमें ड्रामाटर्जी। तो वो क्वेश्चन। और इसके बाद जो है वो मुझे पूछता है कि यार आपका जो फेवरेट बुक है, ऐसे जनरल आपका जो फेवरेट बुक है आप जो पढ़ते हैं, मतलब मैं इसे ये मतलब ले रहा हूँ कि जो हम कभी कभी जो है वो जनरल किताबें पढ़ते हैं। तो इस लिहाज से मैंने उसको ये बोला कि मुझे राज़ हयात पसंद है। तो उसने मुझे बोला कि राज़ हयात क्यों पसंद है। तो मैंने उसको बोला कि यार इसमें लाइफ लेसन्स है। फिर वो बताता है कि राज़ हयात किसने लिखा। उस टाइम मुझे ऑथर का नाम याद नहीं आ रहा था, ठीक है। तो फिर वो मुझे बोलता है कि आप प्रेजेंटेशन दें 5 मिनट की। मैं उठा, मैंने प्रेजेंटेशन स्टार्ट किया। गालिबन
डायलेक्टिकल हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म पे मैंने प्रेजेंटेशन स्टार्ट किया। तो प्रेजेंटेशन उस पे। अब इसके अलावा एक और इंटरव्यू के बारे में मैं आप लोगों को बताता हूँ, जो सिर्फ एक मैम बैठी हुई थी। जैसे ही मैं एंटर हो गया तो उसने मुझे बोला कि सोशल और सोशोलॉजिकल थियरी में क्या फ़र्क है। और यह क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के बाद वो मुझे पूछती है कि पीआरए और आरआरए क्या होते हैं। फिर इसके बाद वो मुझे पूछती है कि आपने कभी, मतलब आप पढ़ाते हो, पढ़ाया है या पढ़ाने का एक्सपीरियंस है आपका। तो उस टाइम में डीएसएस में छोटे बच्चों को क्लासेस दिया करता था। तो मैंने उसको बोला कि जी हाँ, मैं पढ़ाता हूँ, पढ़ाया है मैंने बच्चों को। तो वो मुझे पूछती हैं कि कैसे, मतलब आप जो है वो बच्चों को पढ़ाते हैं, उसका जो माइंडसेट है वो कुछ और होता है, फिर वहाँ से डायरेक्ट आके फिर आप बड़ों को पढ़ाएंगे, तो ये आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। तो मैंने कहा नहीं, क्योंकि मैंने ऑनलाइन भी, मेरे स्टूडेंट्स हैं, मैंने उसको उनको भी पढ़ाया है, और जैसे बीएस वाले हैं उसमें एमएस वाले भी हैं। तो फिर यही पे जो है वो इसके साथ जो है और भी मतलब के क्वेश्चंस हुए। लेकिन मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जो थियरी है, सोशोलॉजिकल थियरी, चाहे वो मॉडर्न हो या क्लासिकल हो, उनमें क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। एक बात। दूसरी बात, आपको सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स के बारे में पता होना चाहिए और डीपली पता होना चाहिए। आप उसको अप्लाई कर सकते हो, इतना जो है वो आप जो है उनमें, आप लोगों में सलाहियत हो कि आप उसको अप्लाई कर सकते हो। पर्सपेक्टिव्स ऑफ सोशोलॉजी जैसे कन्फ्लिक्ट है, फंक्शनलिस्ट है, उसके साथ जो है सिंबॉलिक है, कौन सा मैक्रो है कौन सा माइक्रो है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है। और इसके रिलेटेड जितने भी थियरिस्ट्स हैं, आप लोगों को वो भी पता होना चाहिए, और आप उसको कैटेगराइज कर सकते हो। ठीक है। मीन्स कि ये कॉन्फ्लिक्ट में आता है, ये फंक्शनलिस्ट में आता है, ये सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म में आता है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। और एक इंटरव्यू मेरी एक यूनिवर्सिटी में थी, तकरीबन यहाँ से 8-9 घंटे के फासले पे, काफ़ी सफ़र किया था मैंने। तो वहाँ पे जब मैं गया तो काफ़ी वेट करने के बाद जब मेरी इंटरव्यू आई, मेरी मतलब जो बारी है वो आई, तो मैं इंटर हो गया। वहाँ पे वो मुझे पूछते हैं कि सिंपल सा क्वेश्चन, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कम्युनिटी एंड सोसाइटी। फिर वो उस क्वेश्चन के बाद मुझे पूछते हैं कि भाई आप तो बहुत दूर से आए हैं, यहाँ पे हम आपको जो है वो 40,000 सैलरी देंगे, दैट वाज विजिटिंग। ठीक है। तो आप इतने दूर से आए हैं और हम आपको यहाँ पे 40,000 पे करेंगे, तो ये आपके लिए मुश्किल नहीं होगा? आप कैसे यहाँ पे अफोर्ड कर सकोगे, यहाँ पे आपका रिहाइश, मतलब ये सारी चीज़ें, वो जितने भी मसले होते हैं वो सारे मुझे एक एक करके बता दिए। तो मैंने उनको बोला कि मैं हैंडल कर लूँगा। एक मेरी इंटरव्यू थी, तो सामने एक मैम बैठी हुई थी। वो एक सीनियर मैम थी, एंड शी वाज द चेयरपर्सन ऑफ द सोशोलॉजी डिपार्टमेंट। तो वो मुझे पूछती हैं कि बेटा आपको कौन सा थियरिस्ट पसंद है। तो मैंने बोला कार्ल मार्क्स। तो वो मुझे पूछती है कि कार्ल मार्क्स की जो बुक्स हैं उनके नाम बताएं। तो मैंने उसको बोला कि द इकोनॉमिक एंड फिलोसॉफिक मैन्युस्क्रिप्ट, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, और कैपिटल डॉस, और इस तरह का जो है जर्मन आइडियोलॉजी। तो मैंने उसको ये बताया, तो मुझे कहती कि कार्ल मार्क्स ने जर्मन आइडियोलॉजी में क्या लिखा है, कौन सी उसकी जो फेमस थियरी है या कोई फेमस उनका कुछ है उसमें लिखा हो, तो आप मुझे बता सकते हैं। तो मैंने उसको बोला कि यार उन्होंने लिखा है इसमें हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। तो फिर डायरेक्ट वो मुझे पूछती है कि स्पीशी बीइंग क्या होता है। अच्छा,
अब स्टूडेंट का मसला क्या होता है, वो जब पढ़ते हैं, अच्छा कार्ल मार्क्स को पढ़ रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो वो देखते हैं कि कार्ल मार्क्स की थियरीज, हाँ एक एलियनेशन है, टाइप्स ऑफ एलियनेशन है, बस एलियनेशन का क्या होता है बस वो पढ़ लिया, साथ में टाइप्स पढ़ लिए, फिर इसके बाद जो है वो क्लास स्ट्रगल क्या होता है, फिर इसके बाद जो है वो हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, थीसिस एंटीथीसिस वगैरह वगैरह। फिर इसके बाद जो है वो कम्युनिज्म क्या होता है, सोशलिज्म क्या होता है, क्लास कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, ये सारी चीज़ें, सुपर स्ट्रक्चर क्या होता है, बेस क्या होता है, तो ये चीज़ें पढ़ते हैं। बस उसको ऐसे सीधा सीधा पढ़ के वहाँ बुक रख देते हैं। ये तरीका बिल्कुल नहीं है। असल में वजह यही है कि बहुत सारी चीज़ें उसमें हम स्किप कर देते हैं। ठीक है, कि आपसे पूछा जाता है कि लेबर पावर क्या होता है, सरप्लस वैल्यू, वो तो बहुत कॉमन है, और इसके साथ जो है वो कार्ल मार्क्स जो है वो रिजर्व आर्मी किसको बोलते हैं। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स जो है उसको पढ़ने चाहिए, क्योंकि वही पूछते हैं वो। कभी कभी इंसान को लगता है कि यार ये भी कार्ल मार्क्स का वर्क है, तो आपने बहुत सारी चीज़ें जो है वो देखनी होती है, उसको डिग आउट करना होता है, उसको जो है वो स्किप नहीं करना होता, उसको बहुत डीपली पढ़ना होता है कि कार्ल मार्क्स ने क्या क्या किया हुआ है, क्या क्या उनके काम है, कुछ कोट्स, उनके कोट्स क्या हैं। ठीक है, तो उसकी जो कार्ल मार्क्स की जो कहानी है वो खुद मतलब जो है वो मज़दूरों के साथ जाके जो है वो हिस्सा लेते थे, जैसे लेबर जो मूवमेंट वगैरह होते हैं, जैसे लेबर आई मीन के लेबर स्ट्राइक्स और ये इस तरह की चीज़ें जो होती थी, वहाँ कार्ल मार्क्स जाते थे और उसमें बाकायदा जो है उनको मोटिवेट करते थे और खुद हिस्सा भी लेते थे। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमें पता होनी चाहिए, और एक हमें जो है वो ये पता होना चाहिए कि कार्ल मार्क्स ने ये किताब कब लिखी। अगर एक किताब है तो फॉर एग्जांपल जर्मन आइडियोलॉजी, तो जर्मन आइडियोलॉजी कार्ल मार्क्स ने लिखी तो कब लिखी। अब कार्ल मार्क्स के साथ जो है हीगल तो बहुत जुड़ा हुआ है, तो अगर आपको कार्ल मार्क्स के का पता हो तो आपको ज़रूर हीगल का भी पता होना चाहिए। तो हीगल एक बहुत कम्प्लेक्स फिलोसोफर है और उसको पढ़ना भी इंतहाई ज़रूरी है। आपको हेगल का पता ना हो तो फिर वो आप एक साइड कार्ल मार्क्स को एक्सप्लेन कर रहे हैं तो वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक बन सकता है, इंटरव्यूज़ में भी, पेपर में भी। तो आई मीन के सबसे पहले हीगल को पढ़ना चाहिए, फिर मार्क्स को पढ़ना चाहिए, और साथ में एंगल को भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो कार्ल मार्क्स ने एंगल से भी लिए हैं, और ये दोनों उन्होंने मिलकर उन्होंने किताबें भी लिखी हैं। बात समझ आ रही है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमें पता होना चाहिए, छोटे कॉन्सेप्ट्स जो हैं उनको भी याद करना होता है। जैसे कभी कभी ये सवाल भी पूछा जाता है कि प्रोलेटराइजेशन ये क्या होता है, प्रोलेटेरिएट से निकला है। तो ये चीज़ें हमें समझनी चाहिए। उस इंटरव्यू के दौरान काफ़ी मैं अंडर प्रेशर था, तो उस दौरान उससे कुछ दिन पहले औरत मार्च हुई थी, तो उसके बारे में मुझे तो पूरा यकीन था कि इसके बारे में वो मुझे पूछेंगे, तो वही पूछ लिया। तो उससे रिलेटेड वुमेन इक्वालिटी, इनइक्वालिटी, जेंडर इक्वालिटी, इनइक्वालिटी, वो सारी चीज़ें उसमें आती हैं। जेंडर स्टडी जो है वो इसके बगैर तो सोशियोलॉजी ही नामुकम्मल है, तो उसके बारे में हमें काफ़ी इल्म होना चाहिए। ठीक है, और इसके साथ जो है वो औरत मार्च पे काफ़ी मतलब हमारी डिबेट हुई। ठीक है, जो इंटरव्यूअर्स होते हैं वो एक डिबेट में हमारी बात नहीं मानते हैं, हम एक पर्सपेक्टिव से बोलते हैं, वो अपने पर्सपेक्टिव से बोलते हैं। आई मीन कि हमारा सबका एक सब्जेक्टिव ओपिनियन है, तो फिर उसमें रह के फिर हम अपना बोलते हैं, वो अपना बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे सरेंडर करना चाहिए और एक जनरल सोल्यूशन की तरफ आना चाहिए जो सबके लिए एक्सेप्टेबल हो। आप जो अपना सब्जेक्टिव ओपिनियन बता रहे हैं और वो इम्पोज कर रहे हैं, उसको आप छोड़ दें वहाँ पे, क्योंकि इंटरव्यू में ना तो इतना टाइम होता है और ना मतलब कि इस डिबेट के का कोई मतलब होता है वहाँ पे। वो एक इंटरव्यू होती है, याद रखें।
तो आप जो है वो फ़र्क कर लें, तो यहाँ पे डिबेट में ना जाएं, मतलब एक डीप डिबेट में कि आप एक जनरल सोल्यूशन की के बजाय आप अपना जो सब्जेक्टिव ओपिनियन है उस पे आप डटे रहते हैं और आप जो है किसी और की बात नहीं मान रहे, तो ये ना करें। बात समझ आ रही है? यहाँ पे भी स्किल्स की ज़रूरत है, यहाँ पे स्किल्स की ज़रूरत है। ये मतलब मैं ये आपको बता रहा हूँ कि आप एक जनरल सोल्यूशन की तरफ जाएं जिस पे सब मुत्तफिक हो। फिर उसी केस वर्कर इंटरव्यू में मुझसे पूछा जाता है, एक बहुत ही बैकवर्ड इलाका है, कि वहाँ जाकर आप जो है वो मतलब जो डिफरेंट डिसेबिलिटीज़ हैं तो उनका एक लिस्ट कैसे बनाएंगे। तो ये इलाका जो है वहाँ पे जो लोग रहते हैं काफ़ी कंजर्वेटिव लोग होते हैं, वहाँ जो है वो ये काम इतना इजी नहीं होता। तो ये किस्म के क्वेश्चंस जो है वो मुझसे पूछे गए। तो मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ, जब हम हर बंदे को बोलते हैं कि इंटरव्यू के लिए सूटेड बूटेड जाओ, आई मीन के वाइट क्लॉथ्स, वाइट जो भी हो, शर्ट और ऊपर से जो है वो कोट वगैरह, कोई वेस्ट कोट कुछ भी, तो ये चीज़ें, ये सेटअप जो होता है, ये गेटअप जो होता है, इससे भी बंदा अंडर प्रेशर आ जाता है कि बार बार बंदा बोलता है। तो इंटरव्यू के दौरान थोड़ा सा इनफॉर्मल रहना चाहिए, जैसे आप कभी घर में होते हैं, तो ये आपको मतलब कि आप आपके बोलने में आसानी पैदा करेगा, आपका जो कम्युनिकेशन लेवल है वो थोड़ा स्ट्रांग होगा इससे। और बाकी मैं आप लोगों दो चीज़ें मैं यहाँ वीडियोस में भी इस पे फोकस कर रहा हूँ, एक सोशोलॉजिकल थियरी है, दूसरा है रिसर्च। रिसर्च में मुझसे ऑपरेशनलाइजेशन और कंसेप्चुअलाइजेशन के बारे में पूछा गया है, ठीक है। तो इन चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए, इन चीज़ों पे मैं बहुत ज़्यादा फोकस भी कर रहा हूँ, सोशोलॉजिकल थियरी और जो रिसर्च है इस पे मैं काफ़ी फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। और दूसरा दूसरा ये कि आप लोगों को अपनी हिस्ट्री का पता होना चाहिए कि मैं कौन हूँ और कहाँ से आया हूँ, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। दूसरा, रीसेंट जो वाक़या हुआ है, जो आपके फील्ड से रिलेटेड है या ना भी हो, लेकिन वो याद रखनी चाहिए कि आपको इसके बारे में काफ़ी पता हो, इनफ नॉलेज हो उसके बारे में। तो आपको फिगर्स भी याद होने चाहिए कि यार कार्ल मार्क्स कब पैदा हुए थे, कार्ल मार्क्स ने ये किताब कब लिखी थी, मैक्स वेबर ने ये किताब कब लिखी थी। तो यही चीज़ें जो हैं आप लोगों को पता होनी चाहिए। सो इसके अलावा जो भी मैं वीडियोस वगैरह शेयर कर रहा हूँ, ये आप लोगों के लिए इंटरव्यू में भी हेल्प करेंगे और साथ में आपके जो टेस्ट वगैरह हैं, जितने भी टेस्ट हैं ईटा वगैरह पे, जितने भी कमीशन के टेस्ट आते हैं सोशोलॉजी से रिलेटेड, वो हेल्प करेंगे, ठीक है। और इवन सीएसएस वगैरह के लिए या पीएमएस के लिए भी आपकी जो है वो काफ़ी हेल्प करेंगे। सो जो भी मैंने बताया आप उसको नोट करें, और क्वेश्चंस जो भी मैंने बताए, कुछ पॉइंट्स जो मैंने बताए, आप उसको नोट करें। हाँ, दूसरी बात, एक मुझ पे क्वेश्चन हुआ जिसका मुझे कभी अंदाज़ा भी नहीं था कि ये क्वेश्चन मुझसे पूछा जाएगा, व्हाट इज़ इंटरव्यू गाइड। तो एकदम से मैं जैसे मेरे पैरों से दम निकल गया ना, इस तरह कुछ, पैरों तले ज़मीन निकल गई, इस तरह बोलते हैं। तो मैं सोचने लगा कि यार इंटरव्यू गाइड क्या होगा। हालांकि इंटरव्यू गाइड तो मैंने खुद बनाया था अपने रिसर्च में, मैंने खुद इंटरव्यू गाइड डेवलप किया था। अब मुझे याद नहीं आ रहा था कि इंटरव्यू गाइड होता क्या है। ये ऐसा क्वेश्चन है ना कि ये मुझे लगता था कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि एक बंदा मुझसे ये पूछे कि इंटरव्यू गाइड होता क्या है। तो अब मुझे ये याद था कि यार ये तो, मैंने उसको इसी तरह ही बोला कि यार ये तो कुछ टॉपिक्स आप अपने आप जो है वो लिख लेते हो, ताकि आप जब रिस्पोंडेंट से मिलने जाते हो, वहाँ आप कुछ पूछते हो वहाँ,
तो आपको पता हो कि मुझे क्या क्या पूछना चाहिए, आपको वो याद दहानी के लिए आप अपने पास रखते हो। सो दैट इज़ द इंटरव्यू गाइड। तो ये चीज़ें जो हैं, आप मल्टीफोकल होने चाहिए, आपको छोटी छोटी चीज़ें याद होनी चाहिए। बात समझ आ रही है? अब जो मेरी जब मैं काफ़ी ईयर्स पहले जब मैं एमएस में एडमिशन कर रहा था, तो उसमें मुझसे पूछा गया कि आपको कौन सा थियरिस्ट पसंद है, और वहाँ भी मैंने बताया कि कार्ल मार्क्स। तो वहाँ पे मुझे जनरल थियरीज जो कार्ल मार्क्स के हैं वो पूछे गए, जैसे क्लास स्ट्रगल, जैसे कार्ल मार्क्स की जो एलियनेशन वगैरह जितनी भी थियरीज हैं, वो उसने मुझे बताया कि आप कार्ल मार्क्स के बारे में बताओ, जितनी भी उनकी थियरीज हैं वो सारा कुछ वो बताओ। बस मैं बताता जा रहा था, एक एक थ्योरी करके मैं उसको सारा बोल बोल दिया, एक एक थ्योरी करके मैंने उसको सारा बोल दिया। तो उस इंटरव्यू के बाद जो लिस्ट आया तो उसमें मेरा नंबर फर्स्ट था। और यही है कि सोशोलॉजी से आप अटैच रहें, हर टाइम अटैच रहें, क्योंकि ये जो है वो जितने भी आप इन चीज़ों को रिवाइज करेंगे तो उतने आपको याद रहेंगे, और आप उसको प्रैक्टिकल लाइफ में भी लाएं, और आप उसको फील करें हर जगह पे। जो आप जो सोशल सिचुएशंस जो हैं आप फेस कर रहे हैं, तो आप उसको देख के अंदाज़ा लगाएं कि इस पर कौन सी थियरी अप्लाई हो सकती है, कौन सा पर्सपेक्टिव इस पर अप्लाई हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप जो है उसको प्रैक्टिकल लाइफ में लाएं, तो आपको ये चीज़ें आसानी से याद होंगी। ठीक है। अब आप लोगों ने इमाइल डरहाइम को काफ़ी पढ़ा होगा, लेकिन आप लोगों से मैं एक क्वेश्चन पूछूं कि होमो डुप्लेक्स क्या होता है, ईगोइज्म क्या होता है। मैक्स वेबर को आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैं आप लोगों से पूछ लूं कि एस्थेटिसिज्म क्या होता है। तो बहुत कम लोग जानते हैं शायद इस बारे में, लेकिन ये ऐसे पॉइंट्स हैं, इसको पूछे जा सकते हैं इंटरव्यू में, और मोस्टली पूछे जाते हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स पूछे जाते हैं। हम बड़े बड़े थियरीज जो हैं वो उनको याद करते हैं, उनको जो है वो अपने जहन में रखते हैं, लेकिन फिर हमें छोटे छोटे जो पॉइंट्स होते हैं वो हमें याद नहीं रहते। जो कार्ल मार्क्स है उन्होंने सोशल स्ट्रक्चर को टू टाइप्स में डिवाइड किया, एक सुपर स्ट्रक्चर है और एक बेस है। तो यहाँ पे एंटोनियो ग्राम्शी जो है उन्होंने उसको 3 टाइप्स में डिवाइड किया, स्टेट है, सिविल सोसाइटी है और इकोनॉमी है। तो ये चीज़ें भी आप लोगों को पता होनी चाहिए। हर्बर्ट ब्लूमर है, उसके बारे में तो हम बहुत सारे कुछ जानते हैं, उसके जो इंटरेक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव के हवाले से उन्होंने काफ़ी थियरीज दी हैं। 81 में उन्होंने सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म को जो है वो डिवाइस किया था। ये सारी चीज़ें तो हमें पता है, क्योंकि हम हर्बर्ट ब्लूमर को पढ़ते हैं इंटरेक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव में। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि थियरी ऑफ सोशल अनरेस्ट क्या होता है? ये भी हर्बर्ट ब्लूमर का ही है। अब कार्ल मार्क्स ने तो बहुत सारी थियरीज दी हैं, लेकिन उन्होंने ह्यूमन नेचर के बारे में क्या बताया है स्पेसिफिकली? सो ये क्वेश्चंस आप नोट कर लें, शायद फ्यूचर में आपके काम आए, और जितना भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया तो उसको एज एन एग्जाम्पल रख कर आप फ्यूचर में जो है अपने इंटरव्यूज़, टेस्ट्स वगैरह की तैयारी करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।